ही दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं ना कि सिडक्शन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल है जो हम सभी लोगों को सीखनी चाहिए। क्यों? बिकॉज वो कुछ ऑब्वियस रीजन के अलावा, हाँ, सिडक्शन से आप दूसरे सेक्स के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, वो तो एक रीज़न है ही, बट उसके साथ साथ भी और भी कई इंपॉर्टेंट रीज़न है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको पता है पहले एक टाइम था जब किसी भी इंसान को अपनी अथॉरिटी जमानी होती थी, कुछ भी बात मनवानी होती थी, तो वो लोग अपने ब्रूटल फोर्स का यूज़ कर सकते थे। वो लोग मार सकते थे, लड़ाइयाँ कर सकते थे, जान ही ले सकते थे, जिसके बेसिस पे कई बार वो लोग रिस्पेक्ट और अपने काम करवा पाते थे। लेकिन आज, जैसा कि आपको पता ही होगा, फिजिकल वायलेंस आज के टाइम पे क्राइम है, जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है और बहुत पनिशमेंट मिल सकती है। इसीलिए आज के टाइम पे ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम लोग आर्ट ऑफ सिडक्शन सीखें। और सिडक्शन का मतलब सिर्फ ऑथर ये नहीं बोल रहा है कि आप दूसरे सेक्स को अट्रैक्ट कर सको, वो बात नहीं। सिडक्शन का मतलब है किसी भी सामने वाले इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाना, उन्हें मैनिपुलेट कर पाना, या फिर उनसे वो बात मनवा पाना जो आप उनसे मनाना चाहते हो, अपने काम निकलवा पाना। ये सारी चीज़ों के लिए सिडक्शन की जो स्किल है, अगर हम लोग को सीख ले तो ये हमें काफ़ी आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है, इवन सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर सकती है। पहले के टाइम पे सिडक्शन यूजुअली सिर्फ औरतें ज़्यादा यूज़ करती थी पावर गेन करने के लिए, बिकॉज मैन के कंपैरिजन में ऑब्वियसली फिजिकली वो इतनी पावरफुल नहीं थी, इसलिए उनके लिए जो रूट सबसे ईजी था पावर का, वो सिडक्शन ही था। बट फिर 1700 सेंचुरी में जो मेन थे ना, वो भी आर्ट ऑफ सिडक्शन को सीखने के लिए मोटिवेट हुए। फर्स्ट, क्योंकि वो लोग वुमेन के सिडक्शन को रेजिस्ट करना चाहते थे, प्लस वो अपनी साइकोलॉजी को भी उससे इंप्रूव करना चाहते थे और अपने फायदे के लिए उसे यूज़ करना चाहते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी बोला जाता है कि कई सारे ग्रेट पॉलिटिशियंस जैसे कि JF कैनेडी, नेपोलियन हिल और भी कई सारे लोगों ने अपने करियर में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आर्ट ऑफ सिडक्शन का यूज़ किया है, सामने वाले किसी इंसान को वीक बनाने के लिए या अपने काम निकलवाने के लिए। इनफैक्ट आज भी आप देख सकते हो कि कितनी सारी कंपनीज, पॉलिटिशियन, हर एक लोग सिडक्शन का यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए ये स्किल आपके अंदर भी तो ज़रूर होनी ही चाहिए। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि अच्छा सेड्यूसर बना कैसे जाए। वेल, ऑथर रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक द आर्ट ऑफ सिडक्शन में इसके ऊपर 2 तरीके बताते हैं, 2 चीज़ों पे ध्यान देने बोलते हैं वो। पहला स्टेप है अपने आप को एनालाइज कर पाना और ऑब्जर्व कर पाना कि आप कौन से टाइप के सिडक्टिव इंसान हो। जी हाँ। और दूसरा, अपने आप को एनालाइज करने के बाद अपने टारगेट को एनालाइज करना कि उनका जो सिडक्टिव टाइप है वो कौन सा है और कौन से एक्शंस और तरीके उनके डिफेंसेस को दूर करके उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वाले वीडियो में मैं फर्स्ट स्टेप पे फोकस करने वाला हूँ, एनालाइजिंग योरसेल्फ, जिसके ऊपर रॉबर्ट ग्रीन 9 टाइप के सेड्यूसर्स के बारे में बताते हैं। और वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप पता करो कि 9 टाइप में से आप कौन से वाले सेड्यूसर हो। तो चलो देखते हैं वो 9 टाइप के सेड्यूसर है कौन। सेड्यूसर नंबर 1, द सायरन। ग्रीक मिथोलॉजी में एक क्रिएचर था जिसे बोलते हैं सायरन। अब सायरन क्या होते हैं? वेल, सायरन ना एक अट्रैक्टिव तरीके के क्रिएचर्स होते थे जो यूजुअली सी में पाए जाते थे। जब सेलर्स अपने किसी रास्ते पे जा रहे होते थे, तूफान में फंस जाते थे या कुछ भी होता था, तब अचानक से सेलर्स को एक मीठी मधुर म्यूजिक की तरह आवाज़ सुनाई देती थी। और ये म्यूजिक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती थी, इतना सिडक्टिव होती थी कि लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ उस म्यूजिक पे अटक जाता था। वो लोग आसपास की सारी चीज़ों से उनका फोकस हट जाता था। कई बार जो कैप्टन होता था वो उन्हें कमांड करता था कि शिप चलाओ, शिप के ऊपर फोकस करो, लेकिन वो लोग उस सायरन की आवाज़ को सुनने में इतना अट्रैक्ट हो जाते थे कि बाकी सारी चीज़ें उनके लिए ब्लैंक हो जाती थी, उन्हें और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। और ऐसे कर करके कई सारे लोग समुंदर में कूद जाते थे, मर जाते थे वो मधुर आवाज़ सुनते सुनते। लव, इसी मिथोलॉजिकल क्रिएचर से इंस्पायर होकर ऑथर बोलते हैं ना कि सायरन यूजुअली वो लोग होते हैं जो एक इंसान की अल्टीमेट फैंटेसीज होती है। एक कॉन्फिडेंट, फिजिकली अट्रैक्टिव, सेक्सुअल और डेंजरस, ये यूजुअली फीमेल्स होती है। इसमें यूजुअली ऑथर है ना फीमेल्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। एक ऐसी लड़की जो अपनी क्लोथिंग और मेकअप से अपने आप को और सेक्सुअली अट्रैक्टिव बनाती है। ये यूजुअली वो टाइप की लड़की होती है ना जो भीड़ में भी दिख के आ जाती है, जिनके ऊपर आपकी नज़र अपने आप पड़ जाती है, जो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं बेसिकली, प्लस उनमें कॉन्फिडेंस भी होता है। वो अपनी फेमिनिटी को एक्स्ट्रा शो करती हैं। हाँ, ये लोग पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं होता है, बट स्टिल जो चीज़ में ये लोग अच्छे होते हैं उसे बहुत अच्छी तरीके से ये लोग शो करते हैं, लोगों के सामने लेके आते हैं। कई सारे इंस्टाग्राम मॉडल्स जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें आप बोल सकते हो कि वो सायरन की कैटेगरी में आते हैं। अब ये लोग नंबर 1 पे क्यों है? वेल, इनके बारे में सबसे पहले ऑथर क्यों बोल रहा है? बिकॉज देखो, ऑथर बोलते हैं ना जो सेक्सुअल अवेयरनेस होती है वो कई बार हमारे रैशनल ब्रेन को ओवर पावर कर देती है। इसलिए लोग जब इन्हें देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कई बार इंटेलिजेंट लोग भी इनके शिकार बनते हैं। इनका डिसएडवांटेज यही है कि एज के साथ साथ इनका ये जो पावर होता है वो कम होने लग जाता है। नौ, सायरन का एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल ऑथर बताते हैं जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा का। जूलियस आपको पता ही होगा बहुत बड़े राजा थे, और क्लियोपैट्रा थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इतनी ब्यूटीफुल कि लोग उन्हें गॉडेस का दर्जा देने लग जाते थे। और यही उनकी जो ब्यूटी थी वो उसे बहुत अच्छे तरीके से शो भी करती थी, जिसकी हेल्प से ही क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इतना सीड्यूस कर दिया कि जब रोम के ऊपर अटैक भी हो रहा था तब भी जूलियस ने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि वो अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करे। इंस्टेड वो इजिप्ट में क्लियोपैट्रा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे
और गेस व्हाट, 44 BC में जूलियस का मर्डर हो गया, जिसके बाद उनके जो सक्सेसर थे मार्क एंटोनी, वो फिर उनके दूसरे विक्टिम बने। ये है पहला टाइप का सेड्यूसर। सेकंड टाइप के जो सेड्यूसर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं द रेक। जैसे सायरन का पावर होता है उनकी फिजिकल ब्यूटी, वैसी जो रेक का पावर होता है ना, वो होता है उनका बर्निंग डिजायर। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोग प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं एक लड़की को पाने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, वो लोग डेंजर से भी घबराते नहीं है। एग्जाम्पल, ड्यूक दी रिचेलियो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि वो वुमेन को रेजिस्ट ही नहीं कर पाते थे। वो एक्सट्रीमली फनी थे और बोल्ड थे। वहीं दूसरी तरफ मैडेमोइसेल डी वॉलोइस एक हाई क्लास वुमेन थी और उनके पापा चाहते थे कि उनकी मैरिज एक हाई क्लास मैन के साथ हो। ना एक दिन पेरिस में जब मैडेमोइसेल वॉक कर रहे थे, तब उन्होंने दूर खड़े हुए एक इंसान को देखा जो कॉन्स्टेंटली उन्हें घूर रहा था। ना वो इंसान थे ड्यूक। अब देखो, क्योंकि एक हाई क्लास वुमेन थी ना, तो वो टाइम पे ऐसा था नहीं, यूजुअली लोग ऐसा घूरते नहीं थे एक औरत को, स्पेशली जो हाई क्लास की होती थी। बट ड्यूक ऐसे नहीं थे, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे उन्हें देखने से, जो चीज़ खतरनाक भी थी उनके लिए। बट स्टिल वो उन्हें देखते रहे। इनफैक्ट उन्हें आंखों ही आंखों में प्यार भी हो गया। ना मैडेमोइसेल की जब नज़र उस ड्यूक पे पड़ी तो फौरन उनके आसपास जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने उसे बता दिया कि सामने वाला जो इंसान है ना, वो आपके जरा भी मैच का नहीं है, आप एक हाई क्लास वुमेन हो, जबकि ड्यूक एक हार्ट ब्रेकर है। इसलिए तब मैडेमोइसेल ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बट फिर एक दिन जब मैडेमोइसेल फिर से एक दिन वॉक पे निकली तो वहाँ उन्होंने अगेन ड्यूक को नोटिस किया। अगेन ड्यूक ने उनके साथ आई कांटेक्ट किया, जो काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था। जिसके बाद ड्यूक ने मैडम को लेटर्स लिखना शुरू कर दिया। ना ये चीज़ अगेन काफ़ी खतरनाक थी ड्यूक के लिए, उनकी जान भी जा सकती थी। बट स्टिल उन्होंने लेटर्स लिखे। वो मैडम को ये दिखाना चाहते थे कि उन्हें कितना पसंद करते हैं। अब ऑब्वियसली मैडम अपने डैड को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उनसे दूरी रख रही थी। बट फिर एक दिन अचानक एक नई मेड उनके रूम में आती है और ये जब मेड अपने चेहरे से अपना स्कार्फ हटाती है तो वो देखती है कि ये तो ड्यूक है। अगेन ये जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। बट स्टिल क्योंकि ड्यूक का जो बर्निंग डिज़ायर था वो इतना ज़्यादा था, वो इतना प्यार में उनके पागल थे कि वो वहाँ पहुँच गए बिना अपनी जान की फिक्र करे, जिसकी वजह से ही आप बोल सकते हो कि वो दोनों फिर साथ में रहे, जिसकी वजह से ही मैडेमोइसेल को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्हें भी उनसे प्यार हो गया। ना ये दोनों छुप छुप के मिलने लग गए। बट फिर कुछ टाइम बाद जब उनके पापा को ये बात पता चली कि ड्यूक ने तो उनके घर के बाजू में ही एक घर ले लिया है जहाँ पे वो लोग मिला करते थे। ना मैडेमोइसेल को ये सारी चीज़ें काफ़ी थ्रिलिंग लगती थी, लेकिन एंड में क्या हुआ, ड्यूक बेसिकली उनसे जाके बोर हो गए और उन्होंने उनका दिल तोड़ ही दिया। रेक यूजुअली ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं उनके डिजायर्स के पीछे, डिसलॉयल, झूठ। इनफैक्ट वो लोग मोरलेस भी हो सकते हैं अपने बर्निंग डिजायर को कंप्लीट करने के लिए। ना ये चीज़ कई बार लोगों को अट्रैक्ट कर देती है। थर्ड टाइप के लोग होते हैं द आइडियल लवर। आइडियल लवर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो किसी भी लड़की की या लड़के की फैंटेसीज होती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैसानोवा। कैसानोवा जो थे ना, वो लोगों को स्टडी करते थे, वुमेन को स्टडी करते थे। वो देखते थे कि एक औरत के, एक लड़की की लाइफ में क्या चीज़ मिसिंग है, और फिर वो ज़्यादा वर्ड्स पे फोकस करने के बजाय अपने बिहेवियर पे फोकस करते थे ताकि वो उन डिजायर्स को फुलफिल कर सके जो उस औरत को चाहिए। एग्जाम्पल, एक बार एक ब्यूटीफुल वुमेन क्राउड में बैठी थी अपने हस्बैंड के साथ, जिसके कुछ टाइम बाद उसकी नज़र एक हैंडसम मैन पे पड़ती है। और वो हैंडसम आदमी कौन था? वेल, वो थे कैसानोवा। कैसानोवा ने तब वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया और वहाँ पे जाके फिर उन्होंने अपने आप को उस ब्यूटीफुल वुमेन को इंट्रोड्यूस किया। बातों ही बातों में वुमेन ने कैसानोवा को बॉलरूम डांस के लिए भी इन्वाइट कर दिया। ना कैसानोवा ने एग्री किया, बट उसने ये भी शर्त रखी कि मैं डांस तो करूंगा, बट आप अगर मेरे साथ डांस करोगे तभी। ना ऑब्वियसली कैसानोवा जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड थे और साथ ही साथ जेंटल भी थे, और ये चीज़ भी उनकी पर्सनैलिटी को काफ़ी यूनिक बना देती थी। ना जब बॉल नाइट के दिन वो दोनों डांस कर रहे थे, शी इंस्टेंटली फेल इन लव विद कैसानोवा। वो कैसानोवा को डिनर पे लेके गई और जैसे ही फिर उसके हस्बैंड कहीं गए, उसने कैसानोवा को अपना घर दिखाना स्टार्ट किया। उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन फिर उन्होंने चैपल, जहाँ पे यूजुअली लोग प्रेस करते हैं, वो चीज़ दिखाई और बताया कि कैसे उन्हें भी एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उनके साथ प्रेयर कर सके। और उन्होंने ऐसी बताया बातों बातों में कि उन्हें एक रिलीजियस काइंड ऑफ आदमी जो है ना, वो काफ़ी पसंद आता है। ऐसी कई सारी बातों में कैसानोवा ने नोटिस किया ना कि ये जो औरत थी ना, उसकी लाइफ में जो चीज़ मिस हो रही थी वो था थ्रिल। उसकी लाइफ काफ़ी बोरिंग चल रही थी अपने हस्बैंड के साथ, प्लस उसे रिलीजियस इंसान भी पसंद था। तो इसलिए गेस व्हाट, कैसानोवा ने क्या किया, कैसानोवा को ये चीज़ समझी। अगले दिन कैसानोवा जब उनके घर पे आए थे तो फौरन जाके वो प्रे करने लग गए। ना औरत को ये देख के काफ़ी शौक लगा, बट उसे अच्छा भी लगा कि कैसानोवा भी एक रिलीजियस इंसान बन रहे हैं। और तभी कैसानोवा ने अपने मूव्स खेलना स्टार्ट किए और उन्हें इनवाइट करना स्टार्ट किया कि वो छुप छुप के उनसे मिले। ये चीज़ उस ब्यूटीफुल वुमेन के लिए काफ़ी थ्रिलिंग थी, जो चीज़ उन्हें बोरिंग लाइफ से एक एडवेंचरस लाइफ की तरफ लेके जा रही थी। इसलिए वो धीरे धीरे कैसानोवा के प्यार में फंसती गई और उसने अपने हस्बैंड को चीट भी किया। तो दोस्तों, कैसानोवा है ना, उन्हें ग्रेटेस्ट सेड्यूसर ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, क्योंकि यूजुअली वुमेन जो होती थी ना, वो उन्हें रेजिस्ट ही नहीं कर पाती थी। और यूजुअली वो दो सिंपल स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके वुमेन को सेड्यूस करते थे। पहला,
बातों बातों में वो ऑब्जर्व करते थे कि सामने वाले लड़की की लाइफ में क्या चीज़ लैक हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज़ उसकी ज़िंदगी में नहीं है। और स्टेप सेकंड, और जैसे उसे पता चल जाता था कि क्या चीज़ की कमी है, वो उस चीज़ को उस लड़की का एक आइडियल लवर बन के उन्हीं नीड्स को फुलफिल करते थे, जिससे लड़की को ऐसा लगता था कि वो अपनी कोई फैंटेसी जी रही है। अब मुझे लगता है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी के जो सीड्यूसर्स है उसे थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करता हूँ, ठीक है। फोर्थ टाइप के जो सीड्यूसर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं द डैंडी। डैंडी यूजुअली थोड़े फ्री टाइप के लोग होते हैं। इनके अंदर ना थोड़ा मस्कुलिन नेचर भी होता है, लेकिन थोड़ी बहुत फेमिनिटी भी इनके अंदर से दिख के आती है, स्पेशली इनके अपीयरेंसेस से। ये लोग अपने आप को एकदम अच्छे से मेंटेन करना, जैसे कोई लड़की करती है, फेमिनिन नेचर वाली, एक ग्रेसफुल एटीट्यूड रखना, डिटेल्स पे अटेंशन दे पाना, ये सारी चीजें वो बहुत अच्छे से करते हैं। इनके अंदर एक मस्कुलिन नेचर तो होता ही है जो इनबॉर्न होता है, बट ये अपनी इमेज को कई बार फेमिनिन तरीके से भी दिखाते हैं। अब कई बार जो औरतें होती है ना, उन्हें एकदम भी ज्यादा मस्कुलिन मैन पसंद नहीं आते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं, जो इतना साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा हैरी होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ कई बार कुछ लोगों को ये डैंडी टाइप की पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्ट करती है, जो होते तो मस्कुलिन नेचर के हैं, बट ऊपर से कई बार फेमिनाइन वाली ग्रेस होता है ना। ये वाला जो टाइप था, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो कौन सा सेलिब्रिटी आपके दिमाग में आया, कमेंट करके जरूर बताना। फिफ्थ आता है द नेचुरल। नेचुरल वो टाइप के सीड्यूसर्स होते हैं जिनके अंदर ना चाइल्ड लाइक क्वालिटीज होती है, इनके अंदर थोड़ा बहुत इनोसेंस होता है। ये वैसे टाइप के लोग होते हैं ना जिनमें सडनली कई बार एनर्जी आती है। ये लोग स्पॉन्टेनियस होते हैं। कई बार ये लोग है ना, जब कुछ प्लान व्लान बन रहा होता है तो ये एकदम फटाक से खड़े हो जाते हैं कि चलो ये करते हैं, बट बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं। और ये जो इनका स्पॉन्टेनियस और एनर्जेटिक नेचर होता है, जो कई बार चाइल्ड लाइक भी होता है, वो भी कई बार लोगों को अट्रैक्ट करता है। अब देखो, चाइल्डहुड है ना, हम सबकी लाइफ का एक बहुत ही गोल्डन फेज था, जिसे हम कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बहुत प्यार करते हैं, रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना। कई बार जिंदगी में लोग इतना मेच्योर हो जाते हैं, दुनिया देखने के बाद उनके अंदर मेच्योरिटी आने लगते हैं, बट स्टिल वो लोग कई बार है ना उस चाइल्ड को अपने अंदर मिस करते हैं, जो वो जब किसी और के अंदर देखते हैं जिनके अंदर बचा होता है, तो वो उन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है ना। इस चीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चार्ली चैपलिन, जो फिजिकल स्टेचर में तो ऑब्वियसली एक एडल्ट थे, लेकिन उनकी जो हरकतें थी वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक, सरप्राइजिंग और स्पॉन्टेनियस थी, जो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। ऑन द अदर हैंड, ये टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो कई सारे लोगों को बहुत इरिटेटिंग भी लग सकते हैं। तो बेस्ट चीज ये है कि अगर आप एक नेचुरल हो ना, तो आप अपने अडल्ट विजडम को अपनी चाइल्ड लाइक क्वालिटीज के साथ मिक्स करो, ये चीज आपको सबसे ज्यादा सक्सेस देगी। छठे टाइप के जो सीड्यूसर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉकेट। ये लोग बेसिकली वो टाइप के लोग होते हैं जो बहुत ईजी नहीं होते हैं। ये खुद दूसरों को सीड्यूस करने के बजाय यूजुअली सामने वाले इंसान को अपने आप को सीड्यूस करने का मौका देते हैं। ये लोग डिलेड सेटिस्फैक्शन, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से खेल पाते हैं। आप बोल सकते हो ये लोग कई बार एक पेंडुलम जैसे भी होते हैं, जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, कभी हॉट तो कभी कोल्ड। कुछ टाइम ये लोग अपना लव दिखाते हैं सामने वाले इंसानों को, और कुछ टाइम ये लोग कोल्ड हो जाते हैं, मतलब अपना लव सामने वाले से हटा लेते हैं, उनको अटेंशन नहीं देते, उनको प्यार नहीं करते। और ये चीज कई बार सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और इनफैक्ट डेस्परेट भी कर देती है। कॉकेट कई बार थोड़े बहुत नार्सिसिस्ट भी होते हैं, और ये लोग कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इस बात को समझते हैं कि डेस्परेशन है ना, किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ हो सकता है। कई बार ये लोग नेचुरली भी डेस्परेट नहीं होते हैं और सामने वाले इंसान को ही मैक्सिमम मेहनत करने देते हैं, जिन सारी चीज़ों की वजह से कई बार ये लोग बहुत मिस्टीरियस भी लगते हैं। और मिस्टीरियस चीज़ें हम सब इंसानों को कई बार बहुत अट्रैक्ट भी करती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऑथर है ना अपनी बुक में नेपोलियन बोनापार्ट का बताते हैं, जो एम्प्रेस जोसेफाइन के प्यार में एकदम पागल हो गए थे। जोसेफाइन जो थी ना, वो कभी ऐसा दिखाती थी कि उन्हें नेपोलियन में काफ़ी इंटरेस्ट है, अच्छे से बात करती थी, हंसती थी, बट फिर जब नेपोलियन कहीं बाहर चले जाते, लेटर्स लिखते, तो वो उस लेटर का रिप्लाई नहीं करती थी ना। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़े लीडर होने के बाद भी जब कोई ऐसा करता था कि उन्हें इंटरेस्ट नहीं दिखाता था उनमें, तो ये चीज़ उन्हें सबकॉन्शियसली जोसेफाइन की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट कराती थी। नेपोलियन ने ना जोसेफाइन के लिए बहुत सारी चीज़ें करी, जिसकी वजह से वो कई बार उनसे इंप्रेस भी हुई, शादी भी कर ली, बट स्टिल शादी के बाद भी उनका नेचर ऐसे ही था। इनफैक्ट 2 दिन बाद जब नेपोलियन इटली में वॉर कैंपेन के लिए चले गए थे, तब वो उनके लेटर का रिप्लाई भी नहीं करती थी। और यहीं दूसरी तरफ जो नेपोलियन थे, वो उनको ऐसे लेटर लिख के भेजते थे, लाइक यू आर द कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ माई थॉट्स, माई इमेजिनेशन एग्जॉस्ट इटसेल्फ इन गेसिंग व्हाट यू आर डूइंग। देखो, ऑन वन हैंड जो नेपोलियन थे वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो जोसेफिन थी वो एकदम हॉट एंड कोल्ड नेचर था उनका, जो एक्चुअली कॉन्क्रेट का नेचर भी होता है। और ये चीज़ काफ़ी लोगों को काफ़ी सीड्यूस करती है, एक सेंस ऑफ मिस्ट्री, और बहुत ईजिली किसी के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाना, उन्हें वो सारी चीज़ें ना देना जो सामने वाला आपसे चाहता है, डिले करना चीज़ों को, ये भी सामने वालों को बहुत ज़्यादा सीड्यूस करता है। और कॉकेट इसी चीज़ में काफ़ी अच्छे होते हैं। 7th, द चार्मर। चार्मर वो लोग होते हैं जिन्हें आप थोड़ा बहुत मैनिपुलेटर भी बोल सकते हो। ये लोग बहुत शातिर होते हैं, बिकॉज ये किसी भी सामने वाले इंसान का मूड बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं, उन्हें कंफर्ट और प्लेजर देके। ये लोग वो होते हैं जो अपने ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि सामने वाले इंसान को अपने ऊपर ही फोकस कराने देते हैं। और ये चीज़ कई बार है ना, सामने वाले इंसान को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील करा देती है, बिकॉज हर इंसान को अपना सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना होता है। और चार्मर्स ये सामने वाले इंसान को करने के लिए बहुत अच्छे से देते हैं। वो सामने वाले इंसान को अच्छे से सुनते हैं, उनसे बात करते हैं,
जिसकी वजह से सामने वाला इंसान पूरी तरीके से इनके सामने खुल जाता है। चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग खुद लाइमलाइट में आने से ज़्यादा सामने वाले इंसान को लाइमलाइट में रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि लोग हमेशा खुद लाइमलाइट में आना चाहते हैं। वो लोगों के मूड स्विंग्स, करंट लाइफ सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लोगों को अटेंशन दे सकते हैं, और ये चीज़ कई बार बहुत पावरफुल सेड्यूसर होती है। बिकॉज याद रखो, ब्यूटी, जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो तो लिमिटेड होती है और कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है, लेकिन आपका जो चार्म है वो एजलेस होता है और वो कई बार बहुत से लोगों पे काम करता है। हाँ, चार्मर्स कई बार बहुत से लोगों को पसंद नहीं आते हैं, बट ऑथर बोलते हैं कई लोगों को आते हैं, इसलिए इसे भी जरूर समझ कर रखो। 8th टाइप के जो सेड्यूसर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं द कैरिज्मेटिक। ये वो लोग होते हैं ना जो एक रूम की जान होते हैं, इनके अंदर से एक्साइटमेंट निकल रहा होता है, इनकी वजह से पूरा रूम में एक्साइटमेंट आती है। कैरिज्मेटिक जो लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एनर्जी होती है, वो भी सही जगह पे। ये लोग मेस्मराइजिंग होते हैं और अपने ओपिनियंस और एक्शंस बहुत अच्छे तरीके से लोगों को देते हैं। इनके पास एनिमेटेड गेस्चर्स होते हैं, जब ये लोग बात करते हैं तो अपने हाथों का यूज़ करते हैं, गेस्चर्स का यूज़ करते हैं। इनकी आवाज़ भी काफ़ी पर्सवेसिव होती है। बेसिकली ये वो टाइप के लोग होते हैं जिनके साथ टाइम स्पेंड करना सबको मज़ा आती है, और ये लोग कई बार ना बहुत पैशनेट भी होते हैं, और इनका पैशन और सेंस ऑफ पर्पस कई बार कंटेजियस होता है, जो दूसरों के अंदर भी एक सेंस ऑफ पर्पस पैदा करता है। ये लोग जब बात करते हैं तो कई बार हर चीज़ बिलीवेबल लगने लगती है। आप बोल सकते हैं ये लोग काइंड ऑफ डार्कनेस में लाइट जैसे होते हैं, जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। नो, कैरिज्मेटिक लोगों की बस प्रॉब्लम ये होती है, इनके सामने लोगों को बहुत ओपनली रहना पड़ता है, अपनी वैल्यूज़ को अच्छे से बतानी पड़ती है। ये लोग कोई सुपर ह्यूमंस नहीं होते हैं, इसीलिए इनके पास हमेशा सही आंसर नहीं होंगे, जबकि कई बार लोगों को लगता है इनके पास इनके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लास्ट आता है द स्टार। स्टार बेसिकली आप बोल सकते हो एक्चुअल में स्टार को ही बोला जा रहा है। कोई सेलिब्रिटी स्टेटस वाले लोग होते हैं ना, जो लोग नेचुरली आप बोल सकते हो आपकी लीग से काफ़ी अलग लगते हैं। ये लोग है ना एक रियलिटी और मिथ के बीच का मिक्सचर होते हैं। स्टार एक ड्रीम जैसे होता है जो सच हो गया है। इनका फिजिकल प्रेजेंस ही कुछ अलग सा लोगों को फील देता है, जो रियलिटी से उन्हें थोड़ा अलग लेके जाता है ना। यूजुअली रियलिटी लोगों को पसंद नहीं आती है कई सारे रीजंस की वजह से, लेकिन जो स्टार्स होते हैं ना वो उन्हें उस रियलिटी से और ऊपर लेके जाते हैं, एक इमेजिनेटिव दुनिया में, जिसके जैसे इनकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इनका रेपुटेशन बेसिकली बहुत स्ट्रांग होता है और हमें कई बार इन्हें डे टू डे एक्टिविटी करते हुए देखने भी नहीं सही लगता है, बिकॉज हमने कई बार ऐसी चीज़ें एसोसिएट कर ली होती है इनके लिए। तो मैक्सिमम लोगों के लिए एक स्टार लाइक इंडिविजुअल के ऊपर क्रश होना बहुत नॉर्मल और ऑब्वियस होता है। बट अगर डीपर लेवल पे जाए तो मालूम पड़ता है जो लोग ज़्यादा स्टार्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें कई बार अपनी खुद की ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग, नेचुरल और टू रियल लगती है, जो लोगों को पसंद नहीं आती है। अब इसकी एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी सेलिब्रिटी को उठा के देख लो, स्पेशली कोई ऐसा सेलिब्रिटी जो बहुत ऊंचा लगता है आपको, सुपरस्टार लगता है, वो लोग यूजुअली इस कैटेगरी में आते हैं। आप बोल सकते हो बस यही थे 9 टाइप के सेड्यूसर्स। द सायरन, जो फिजिकली बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। द रेक, जिनके अंदर डिजायर और पैशन बहुत ज़्यादा भर भर के होता है। थर्ड, द आइडियल लवर, जो सामने वाले इंसान के हिसाब से अपने आप को एकदम आइडियल पार्टनर बनाने का दम रखते हैं, पैशन रखते हैं। कई बार सच में ये लोग करते हैं वो चीज़, और कई बार फेक भी करते हैं। फोर्थ, द डैंडी, इनका नेचर मस्कुलिन होता है अंदर से, लेकिन ऊपर से कई बार ये फेमिनाइन तरीके से भी काम करते हैं कपड़े और रहन सहन में। फिर फिफ्थ आते हैं द नेचुरल, जिनके अंदर वो बच्चे वाली क्वालिटीज़ होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। छठे होते हैं कॉकेट, इनके अंदर एक सेंस ऑफ मिस्ट्री होती है। हॉट एंड कोल्ड, एक पेंडुलम जैसे जो होते हैं, जो थोड़े हार्ड टू गेट होते हैं लोगों के लिए, जो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। सेवंथ होता है चार्मर्स, जो अपने ऊपर नहीं सामने वाले इंसान के ऊपर लाइमलाइट लेके आते हैं, उनके ऊपर फोकस करवाते हैं। कैरिज्मेटिक, जिनके अंदर खुद पैशन होता है, जो खुद बहुत पैशनेट होते हैं, एनर्जी ऑफ द रूम होते हैं। और लास्ट 9th होते हैं द स्टार्स, जो बेसिकली सुपरस्टार्स या ये सब चीज़ें जो रियलिटी से हटके कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, जो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जा सकते हैं। बस ये थे वो 9 टाइप। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि 9 टाइप में से आप कौन से हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है ना कि ऑथर बोलता है कि 9 टाइप में से जो भी टाइप आपका आता है ना, वो आपको उसी टाइप के इंसान को सेड्यूस नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट दूसरे टाइप के लोगों को करना चाहिए। वो ज़्यादा बैलेंस्ड होगा और ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे सिडक्शन काम करेगा। ऐसे ही जब एक बार आपको पता चल गया कि आपकी सिडक्शन की टाइप क्या है और सामने वाले इंसान की सिडक्शन का टाइप क्या है, जिसके बाद भी ऑथर ने बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। अगर उसके ऊपर चाहते हो कि मैं डिटेल में अच्छे से और वीडियो बनाऊँ एक और, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।